देखिए 2027 के चुनाव को लेकर यूपी में घमासान और सियासी तूफान शुरू हो गया है। अखिलेश और योगी रोज नए हमले और जवाबी तीर यहां पर चलाते हैं, लेकिन डॉन मुख्तार के बेटे ने कैसे खून और ताकत की बात यहां पर कर दी है, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। योगी कैसे माफियाओं से निपट लेने की बात कर रहे हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे। बाहुबली गर्जा तो योगी देख लेने की बात यहां पर क्या कर रहे हैं। अब देखिए आप यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बोला है। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। रोज दंगा, रोज फसाद, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। रोज दंगा, रोज फसाद, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। इन्होंने अब देखिए चुनाव से पहले एक बाहुबली का बयान चर्चा में है। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अब एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में है। अब्बास अंसारी के बयान को लेकर अब सियासत यहां पर हो रही है। रैली और कार्यक्रम के जरिए वो फिर से हवा बनाने में लगे और इसके लिए अब्बास पिता मुख्तार अंसारी जैसी ताकत और तेवर दिखा रहे हैं। इसी धरती ने मेरे पिता मुख्तार अंसारी को मुख्तार बनाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये बयान आपने सुना मुख्तार अंसारी के बेटे का, लेकिन अब्बास अंसारी का सियासी सफर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बार ये नेता बने हैं, एक ही बार से विधायक बने हैं, लेकिन इनके रसूख को आप जरा देखिए, मुख्तार की तरह ही रसूख रखते हैं। और दिल्ली में जब उनके भाई का निकाह हुआ तो ओवैसी से लेकर सपा के तमाम बड़े नेता तक इसमें शामिल हुए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इस तस्वीर में आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस बात पर जो अब्बास अंसारी हैं वो अपनी सियासी रसूख की यहाँ पर बखान करते हुए नजर आते हैं। तमाम बड़े नेता आपको यहाँ पर नजर आएंगे और ये देखिए जो कार्यक्रम यहाँ पर दिल्ली में किया गया था उसमें तमाम ऐसी शख्सियतें थीं जो जाने माने नेता हैं, राजनेता हैं, वो सब इनके इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिससे अब्बास अंसारी क्यों यहां पर सियासी रसूख अपना दिखा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। रुतबे में आप देखिए मुख्तार अंसारी की तरह एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर ये चलते हैं, उनके नक्शे कदम पर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। मऊ से गाजीपुर और लखनऊ तक कई बार वो भारी भरकम काफिले के साथ चलते हुए दिखते हैं। वैसे अपने तेवर और अंदाज को लेकर कई बार अब्बास अंसारी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। 2022 के चुनाव से पहले अब्बास अंसारी का एक बयान जो उनको बहुत भारी पड़ गया था और इसके बाद उनकी विधायकी तक चली गई थी। सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिर उनकी विधायकी बहाल हुई थी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये मार्च 2022 का वीडियो था जिसमें आपने भाषा देखी यहां पर अब्बास की। हालांकि विवादों और नए नए केस से अब्बास अंसारी चर्चा में रहते हैं और सियासत के लिए इसे वो जरूरी भी मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मुख्तार जैसा रुतबा चाहिए तो ताकत और दबंगई तो दिखानी ही पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए कि आपका ये अब्बास अंसारी आपके बीच में मौजूद है। आप आधी रात को भी अगर अब्बास अंसारी की जरूरत महसूस करोगे तो यहाँ आपके बीच
2022 के चुनाव से पहले वो अधिकारियों से लेकर सिस्टम तक को धमकाते हुए नजर आते थे, हिसाब किताब करने की धमकी तक देते थे और इस तरह की जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वाइट हैं वो काफी वायरल होती थी। अब्बास अंसारी मुख्तार का नाम लेकर फिर से ताकत और खून की बात करने लगे हैं। तुमने तो देखा भी नहीं है मेरे साथियों, तुम बहुत छोटे थे। यहाँ बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं बखूबी जानते हैं कि हम लोग हिसाब किताब में बड़े मजबूत हैं। जब करते हैं तो सूद समेत तिल बराबर भी कोई बाकी नहीं रखते, ज्यादा दे देंगे कम नहीं देंगे। मैं अब्बास अंसारी हूँ, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा। यूपी चुनाव से पहले डॉन के बेटे ने हुंकार भरी है। मुख्तार का नाम लेकर बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतर गया है। वो मुख्तार की तरह ताकत और तेवर दिखा रहा है, ऐलान कर रहा है, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, मेरे खून के एक एक बूंद को आजमा लेना। और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। एक तरफ योगी यूपी में अपराधी माफिया पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे। तो कई बाहुबली फिर से नई तैयारी में हैं। वो नया गठबंधन और समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इसलिए वो धमकी, ताकत और दबंगई दिखाने में भी पीछे नहीं है। न हुनर में, न ताकत में और न किरदार में, न कलेजे में आपको कहीं से कम मिलूंगा मैं। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी खून की आखिरी बूंद तक आप सबके मान सम्मान और इज्जत आबरू की रक्षा करूंगा। ये बयान आपने सुने। मुख्तार के बेटे पहले के बयानों में कैसे मुसीबत में फंसे थे और अब फिर से कैसे गरज रहे हैं वो हम आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, मुख्तार के बेटे की हुंकार यूपी चुनाव से पहले यूपी में फिर बाहुबली की चर्चा को तेज कर गई है। एक तरफ योगी बाहुबलियों पर एक्शन का रिकॉर्ड बता रहे हैं तो वहीं सीटों पर बाहुबलियों का परिवार दांव आजमाने को तैयार है। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर के कार्यक्रम में अब्बास अपने पिता मुख्तार की तरह गरज रहे थे और कहा कि मैं मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, मेरी रगों में भी वही लहू है, आप जब जहां भी जरूरत पड़े आप वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा। ये वो बातें यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मत सोचना कि मेरे पिता नहीं है तो कोई ताकत जुल्म करके निकल जाएगी। मुझे 4 साल के लिए जेल भेजा गया लेकिन मैं डरा नहीं, मजबूत होकर लौटा। अब मेरा खराब समय चल रहा था तब, लेकिन हमेशा वक्त ऐसा नहीं रहता है। मेरे कलेजे में भी वही ताकत है और खून की आखिरी बूंद तक साथ दूंगा। इन बातों से आप अंदाजा लगाइए किस तरह की बातें यहां पर अब्बास करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आजमा लेना, हुनर, ताकत और किरदार, मैं लोगों को कम नहीं मिलूंगा। पिता मुख्तार की तरह ही गरजने के बाद अब्बास अंसारी भोजपुरी में भी बोलते हैं और यहां पर वो कहते हैं कि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होगी, लेकिन आप लोग एकजुट होकर और सोच समझकर फैसला कीजिएगा। मुख्तार के बेटे अब्बास का ये जो भाषण है उनका चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। कभी सपा के करीबी रहे अब्बास मुख्तार की विरासत का जिक्र कर रहे हैं। 2022 के चुनाव से पहले भी आप देखिए अब्बास अंसारी का ऐसा ही वीडियो सामने आया था। एक चुनावी रैली में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि सपा की सरकार अगर बनी तो 6 महीने तक अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, पहले अधिकारियों का हिसाब किताब होगा और फिर ट्रांसफर पर मुहर लगेगी। अब इस बयान को लेकर अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा तक हो गई थी और नियम के तहत मऊ से उनकी विधायकी तक छिन गई थी। बाद में हाईकोर्ट से उनको राहत मिली और उनकी विधायकी बहाल हो गई, लेकिन चुनाव से पहले अब्बास फिर से भड़काऊ भाषण पर उतर आए। लेकिन आप देखिए मुख्तार के बेटे अपनी तैयारी और मिशन 2027 को लेकर क्या कह रहे हैं और उनके बयान पर बीजेपी कैसे हमलावर है वो सब आपको दिखाते हैं। मैं अब्बास अंसारी हूं, मैं मऊ सदर का विधायक हूं, मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है,
तो ये सामंतवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुक्तदर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लबों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुख्तार अंसारी के ये कपूत जिस तरह से दावा कर रहे थे ना कि सरकार भैया की आने दो, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनका हिसाब करेंगे, अभी लंबे समय तक जेल की हवा खा के बाहर आए हैं। फिर उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां करने लगे, वो फिर वापस वही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। ये गुंडागर्दी की भाषा छोड़ दे, निजाम बदल चुका है, इस बात को महसूस करें। और अब तो उनके वालिद भी नहीं रहे जिनके दम पर वो गुंडाई लफंगाई किया करते थे। ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। या माफिया या तो बिल में दुबक कर रहते हैं या जेल की सलाखों के पीछे होते हैं या इहलोक से परलोक की यात्रा कर लेते हैं। तो इसलिए अब्बास अंसारी अब धमकाना बंद करें। ये धमकी की भाषा उत्तर प्रदेश में सही नहीं जाएगी। अब देखिए, अब्बास अंसारी जो अपने पिता की तरह एक बार फिर से ताल ठोकने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, जरा इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अब्बास की उम्र सिर्फ 9 साल थी जब ये तस्वीर यहां पर ली गई थी। अब्बास अंसारी जब 9 साल के थे तो मुख्तार पहली बार जेल गए थे। यानी अब्बास को अपने पिता के साथ रहने खेलने का ज्यादा मौका तक नहीं मिला, लेकिन वो अपने पिता को सालों तक विधायक बनते और उनका रुतबा भी देखते रहे और सोचते रहे कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। देखिए, अब्बास अंसारी शुरू में शूटिंग में करियर बनाना चाहते थे। तस्वीर जरा आप देखिए, वो शूटिंग में माहिर वो माने जाते हैं, शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, लेकिन बाहुबली वाला तेवर और सियासत की चकाचौंध, उन्होंने शूटिंग की राइफल छोड़कर सियासत की स्टीयरिंग थाम ली। लेकिन अब्बास की जो राजनीति में शुरुआत हुई वो आप देखिए, कोई चुनौतियों से भरी रही है। वो ये तस्वीर जरा आप देखिए, कोर्ट में जाते हुए अब्बास आपको नजर आ रहे हैं। रसूख और बयानों के चक्कर ने अब्बास को विवादों और कोर्ट तक पहुंचा दिया। अब्बास का आधा दर्जन से ज्यादा केस हैं उन पर और कई बार जेल वो जा चुके हैं, लेकिन तेवर और अंदाज में कोई कमी नहीं आई। अब 2027 के चुनाव से पहले अब्बास फिर से सुर्खियों में। सवाल यह भी है कि इस बार किस पार्टी के साथ वो लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास राष्ट्रीय स्तर के शूटर भी हैं, लेकिन पहचान विवादित बयान और चुनावी घमासान को लेकर रही है। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब पिता मुख्तार पहली बार जेल गए। दून स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई में अच्छे थे, पर पिता का रुतबा और रसूख देखकर वो भी सियासत में पैर आजमाना चाहते थे। मुख्तार ने 2017 में अब्बास को बीएसपी के टिकट पर घोसी से लड़वाया भी, लेकिन अब्बास बीजेपी के उम्मीदवार से अपना पहला चुनाव हार गए थे। चुनाव हार कर भी वो बयान और रैलियों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहे और 2022 तक अब्बास अंसारी पर कई केस दर्ज हो चुके थे। फरारी के बीच ही अब्बास ने गुपचुप तरीके से निकाह भी किया। बाद में जेल में पत्नी निकाह से गैर कानूनी तरीके से मिलने के आरोप भी लगे, लेकिन इन सब के बीच अब्बास का सियासी सफर बढ़ता जा रहा था। 2022 में अब्बास अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल हो गए। तब ओपी राजभर की एसबी-एसपी का अखिलेश के साथ गठबंधन था और मऊ से एसबी-एसपी के टिकट पर अब्बास चुनाव लड़े और जीते। बाद में एसबी-एसपी यूपी में योगी की एनडीए सरकार में शामिल हो गई, लेकिन अब्बास अंसारी अखिलेश यादव को ही अपना नेता मानते रहे और कई रैली और बयानों में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कह चुके हैं। पिछले दिनों सपा की एक रैली में भी अब्बास शामिल हुए थे। बाद में ये कहकर सबको चौंका दिया कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबल मिला तो उससे लड़ लेंगे। अब आप देखिए यहां पर चुनाव को लेकर अब्बास अंसारी यहां पर क्या कहते रहे हैं और किस तरह के बयान उनकी तरफ से इस मामले में आते रहे। काकरोच पार्टी आई है मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? काकरोच है। तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे
सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन। वो भी तो सीजीआई के कमेंट पे बना है। अध्यक्ष जी, वो आप भी भी तो ज्वाइन सीजीआई कर के लीजिएगा। कमेंट पे बना है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। आजकल बड़ा काकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? काकरोच है। तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन। वो भी तो सीजीआई के कमेंट पे बना है। अध्यक्ष वो जी, भी आप तो भी ज्वाइन कर सीजीआई के लीजिएगा। कमेंट पे बना है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। तो देखा आपने, सीजेपी का जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब वो तंजिया अंदाज में कर रहे हैं या सीजेपी की तरफ संभावनाएं वो तलाश रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अपना जुड़ाव बताते रहे हैं। ये जरा आप तस्वीर देखिए, 2022 की है। 2022 में जीत के बाद अब्बास अंसारी ने जमकर जश्न मनाया। तब वो अखिलेश गठबंधन के साथ थे और अखिलेश को ही अपना नेता मानते हैं। लेकिन अपने बयानों और पुराने कारनामों ने उन्हें जेल तक पहुंचाया और पिता मुख्तार के जनाजे में भी आप देखिए, पुलिस की गाड़ी से ही उनको आना पड़ा। पिता मुख्तार के जनाजे और अंतिम विदाई में उन्हें जेल की गाड़ी से कब्रिस्तान तक लाया गया। अपने भाई मन्नू अंसारी से और भाई गौर हैं के गले लगते हुए। अब देखिए, जिस मऊ से दूसरी बार अब्बास अंसारी उतरने की तैयारी में है, वहां का समीकरण क्या कहता है, ये जरा आप देख लीजिए। कितनी बार मुख्तार विधायक बने, अब वो आपको समझाते हैं। मऊ जिले में दरअसल 4 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहां का इतिहास आप तलाशेंगे तो 2017 में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटें जीती, लेकिन मऊ सदर सीट वो नहीं जीत पाए। मऊ सदर को मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है। 1996 से 2022 तक मुख्तार लगातार यहां से विधायक रहे। मुख्तार ने पार्टियां बदली पर नतीजा नहीं बदला। 2022 में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी यहां से जीते। 57 साल में बीजेपी यहां कभी नहीं जीती है। 1991 में मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी चुनौती जरूर दी थी, फिर भी उन्हें 133 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनौती पार्टी और उम्मीदवारों को लेकर है। अब्बास को एसपी टिकट देगी या एसबी एसपी टिकट देगी, और बीजेपी क्या यहां पर उम्मीदवार उतारेगी, ये अब बड़े सवाल हैं। यूपी में घमासान सिर्फ मऊ सीट को लेकर नहीं है, 403 सीटें को लेकर यहां पर घमासान मचा हुआ, जिसे लेकर अखिलेश और योगी आरोपों के तीर चला रहे हैं। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। हमेशा रात नहीं रह जाती। ये सूरज जब ढलता है तो असुरों का राज होता है, मगर ये सूरज जब फिर उदय होता है तो फिर से असुरों का नाश होता है और राम राज्य स्थापित होता है। वैसे यूपी में एक और परिवार है जो इस वक्त अपने राजनीतिक और फैमिली ड्रामे की वजह से वायरल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार की, और यहां पर इमरान मसूद की वजह से नहीं बल्कि उनके दामाद शयान मसूद की वजह से उनका परिवार चर्चा में है। आज से 3 दिन पहले शयान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। लखनऊ में खुद अखिलेश यादव ने उनको सदस्यता दिलवाई। बस इसी के बाद से यह सारा विवाद यहां पर शुरू हुआ।
अब जरा देखिए, जो शयान कभी कांग्रेस के लिए प्रचार किया करते थे, उन्होंने अब सपा का हाथ यहां पर थाम लिया है। वो सपा के हो चले हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने ससुर इमरान मसूद की विचारधारा पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है, ड्रामा क्या है? क्यों अचानक इमरान मसूद और उनके दामाद शयान मसूद की बात यहां पर होने लगी है? चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद में आखिर ये विवाद की वजह क्या है। मसूद के दामाद पर जो आरोप लगे हैं वो जरा पहले आप जानिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद पर एक बड़ा आरोप लगा है। शयान पर पत्नी से मारपीट कर उन्हें घर से निकालने का आरोप लगाया गया और यह आरोप खुद इमरान मसूद के भतीजे हमजा नोमान ने लगाया है। हमजा नोमान ने यहां पर कहा कि परिवार 5 सालों से कई बातें चुपचाप सह रहा था, लेकिन बहन के साथ ज्यादती की हद हो गई है और अब वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने यहां पर कहा कि राजनीतिक कारणों से उनकी बहन को परेशान किया गया। अब शयान ने इस पर क्या कहा, उनका जो रुख है वो भी आप जरा समझिए। यहाँ पर उनका ये कहना है कि इसके बाद शयान मसूद ने हमजा के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आकर लड़िए, मेरे भाई के पास मेरी राजनीतिक बातों का जवाब नहीं है। इसलिए वो व्यक्तिगत आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं विवाद नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ यहाँ पर कह सकता हूँ, लेकिन निजी बातें सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये शयान मसूद आखिर हैं कौन, ये भी आप जरा यहां पर जान लीजिए। शयान मसूद की शादी इमरान मसूद की बेटी सूबिया से हुई है। पहले शयान भी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन 3 दिन पहले वो सपा से जुड़े। 20 अगस्त को लखनऊ में अखिलेश ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। सपा से जुड़ने के बाद शयान ने इमरान की विचारधारा पर सवाल उठा दिए। लेकिन अब ये विवाद राजनीति के साथ पारिवारिक भी लग रहा है और इस पर अब ये बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद के भतीजे और दामाद ने क्या यहां पर कहा है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो आपको दिखाते हैं। आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे विजनरी, सबसे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले नेताओं में से हैं। पहले भी बहुत प्रभावित हूं अखिलेश जी से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज उनका दामन थामा है और इसी इरादे के साथ थामा है कि आने वाले वक्त में फिरकापरस्त ताकतों को अखिलेश जी के अलावा कोई और नहीं हरा सकता, तो उनका साथ देंगे। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है, अखिलेश जी हरा सकते हैं, उनकी सोच हरा सकती है। मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां हैं, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपने मारपीट करी, आपने गालियां दी, हमने वो भी बर्दाश्त करी। आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला, हमने वो भी बर्दाश्त करा। लेकिन आज इस तरीके से खुलकर आप जो बदतमीजी कर रहे हो, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। अखिलेश यादव जी, बेटी आपकी भी है। एक बीवी को पीटने वाले को, गालियां देने वाले को, बहन की जो गाली देता है उसे आप पार्टी ज्वाइन कराकर छाती ठोक रहे हैं अपनी। बेशरम लोग, शर्म करिए, शर्म। अब देखिए, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस बीच कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में है और यहां पर अपने बयान को लेकर हैं। बाबा रामदेव से जो उनकी बयानबाजी यहां पर चल रही है, उसमें क्या नए मोड़ आए हैं वो आप यहां पर देखिए। कुछ दिन पहले कंगना और बाबा रामदेव के बीच तीखे जुबानी वार पलटवार देखने को मिले। आज एक बार फिर से योग गुरु रामदेव ने कंगना पर पलटवार किया है। बाबा यहां पर क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, तो मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, तो मैं। लेकिन रामदेव और कंगना के बाद अब 2 बॉलीवुड सितारों में जंग छिड़ गई है। तापसी वर्सेस कंगना रनौत वाली जंग भी छिड़ गई है। लेकिन आखिर तापसी और कंगना के बीच क्यों विवाद शुरू हुआ है, चलिए ये भी आपको हम बताते हैं। कंगना रनौत अपने तीखे जवाबों को लेकर लगातार चर्चा में है। कंगना ने पहले बाबा रामदेव के बयान पर हमला किया था, फिर वंदे मातरम को लेकर शर्मिला टैगोर पर सवाल उठाए और अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू और कंगना रनौत में जंग छिड़ गई है। बॉलीवुड की दोनों मशहूर अभिनेत्री खुलकर आमने सामने आ गई हैं, बयानों और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर हमले कर रही हैं।
तापसी यहां पर क्या कह रही हैं वो जरा देखिए आप। तापसी का यह कहना है कि जब से हम दोनों में एक दूसरे का विवाद शुरू हुआ तब से मेरी कंगना से कोई मुलाकात नहीं हुई है और अब भी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमारी सोच और चीजों को देखने का तरीका अलग है, हमारी अपनी परवरिश को यह दिखाता है और लोगों को तय करने के लिए यह काफी है कि कौन किस सोच और परवरिश से आता है। लेकिन यह बात कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कंगना रनौत ने इस पर जवाब दिया और कहा कि एक सस्ती कॉपी अपनी बी ग्रेड फिल्म के प्रमोशन में बिजी है, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया में सिर्फ कंगना ही हेडलाइन में है। लेकिन मेरी परवरिश का मजाक उड़ाते हुए उसने सारी हदें पार कर दी हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग परवरिश और माता पिता पर सवाल उठाते हैं। मैं एक प्रतिष्ठित राजपूत जमींदार परिवार से हूं। करियर को लेकर भी चुनाव मेरी पसंद का था। मैं कभी किसी बहस में माता पिता को नहीं लाती हूं, लेकिन आज मैं उनके माता पिता से भी पूछना चाहती हूं कि मेरे माता पिता की तरह ओरिजिनल को जन्म क्यों नहीं दे सके, इतनी सस्ती कॉपी क्यों। आपकी कोशिशों के लिए मुझे अफसोस है। अब देखिए आप सीधे माता पिता पर सवाल यहां पर कंगना ने पूछा तो तापसी ने इस पर क्या जवाब दिया। उनका यह कहना था कि उसके नजरिए से यह साफ हो गया। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि क्या कुछ यहां पर बाबा रामदेव बोले हैं। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू। जिन लोगों को आप गिन चुन के लाए हैं आपके नए नए कमेटियों में, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा, कोई मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। यही बात कर, हिंदू मुस्लिम, आप दुश्मन, आप देशद्रोही, आप अर्बन नक्सल, आप और क्या दिमागी नक्सल है। भाई हम दिमागी नक्सल हैं, हमारा दिमाग भी एक है। अब इन मुद्दों को देखकर मुझे डाउट आ रहा आपका दिमाग का स्थिति क्या है। तो देखा आपने यहां पर कंगना रनौत और ये तमाम लोगों के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जंतर मंतर से शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि आरक्षण पर एक बार फिर से रण छिड़ गया है। यहां पर आरक्षण पर लगातार बयानबाजी हो रही है। कौन क्या कह रहा है ये आप यहां पर जानिए। सबसे पहले आप देखिए कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हुआ। आरक्षण में सुधार की मांग कर रहे लोगों ने चालीसा पाठ यहां पर किया। जंतर मंतर से यह मामला उत्तर प्रदेश पहुंचा और वहां पर इसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। यहां यूजीसी नियमों की वापसी और आरक्षण के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। खून पसीने से सींचा है इस पार्टी को, उन्हीं का दमन करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है। अभी तो हम केवल अपने लोगों को जगा लें, वही हमारे लिए काफी होगा। उधर आप देखिए एमपी के शाहजहांपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। यहां पर रैली निकालकर आरक्षण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शाहजहांपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरक्षण हटाओ आंदोलन का वो हिस्सा बने। आंदोलन के समर्थन यहां पर उन्होंने अपना इसको लेकर जाहिर किया। सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जा रहे विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज में गंभीर चिंता
उधर महाराष्ट्र के नासिक में आरक्षण के लिए एससी समाज ने प्रदर्शन किया। यहां पर अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरी है। देखिए आप, सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर जमा हुए और यहां पर वर्गीकरण के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर एक विशाल एल्गार महामोर्चा निकाला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सवर्ण समाज की ये परिस्थिति है कि अपनी अर्थी तक नहीं ले जा पा रहे। नहीं करेंगे लखनऊ में सवर्ण समाज की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए सवर्ण समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। सवर्ण समाज के तमाम लोग नारे लगाते हुए यहाँ पर राजनीतिक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी रोल बैक, संवैधानिक अछूत, सवर्ण मोर्चा, तमाम सवाल करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। सरकार को कहना चाहता हूं, अपनी आदतों में सुधार कर लो, कानून न्याय सम्मत ले आओ, नहीं तो जिस तरह से बिहार का चुनाव हारे हो उसी तरह से पूरे देश का चुनाव हारोगे। जैसे जनरल कैटेगरी में भी एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हम लोग के साइड ले थोड़ा, ठीक है। हर चीज पे म्यूट रहना, चुप रहना, वो चीज ठीक नहीं है। 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से मामला अब पूरे देश में गरमाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, यूजीसी नियम आरक्षण पर जो प्रदर्शन है, लखनऊ और शाहजहांपुर में जो प्रदर्शन हुआ वो दिल्ली के जंतर मंतर के बाद शुरू हुआ। पहले यहीं पर लोगों ने आरक्षण हटाओ और यूजीसी नियम वापस लेने के लिए प्रदर्शन शुरू किया था। पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन की गूंज दिखाई दे रही है और इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाने की खूब कोशिश की। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी यहां पर हुई। यहां पर सुरक्षा बल बड़ी तादाद में तैनात हैं क्योंकि लोगों की तादाद भी यहां पर बढ़ रही है और यह मामला किस तरह से इसका विस्तार हो रहा है ये आप लगातार देख ही रहे हैं। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये मामला गरमाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को जब हटा रही थी पुलिस तो उनको बसों में बिठाया गया, कुछ को यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बस में भरकर यहाँ से ले जाया गया। जंतर मंतर से आरक्षण के खिलाफ आवाज उठी तो उसकी गूंज अब उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। दिल्ली के बाद एमपी और लखनऊ तक सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया है। यूजीसी नियमों को वापस लेने और आरक्षण में सुधार की डिमांड हो रही है। आरक्षण का मुद्दा सड़कों तक आया तो सियासत भी तेज होने लगी। मायावती और अखिलेश ने आरक्षण के पक्ष में हुंकार भरी तो एनडीए के साथ ही कई दल भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन देश की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में अभी खुलकर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि आरक्षण सियासत के लिए वो मुद्दा है जिस पर संतुलन बनाना जरूरी भी है और मजबूरी भी है।
तो देखा आपने किस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो भी बहुत फूंक फूंक कर इस पर बयान दे रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि मायावती बसपा सुप्रीमो ने इस पर क्या कहा है। उनका यह कहना है कि आर्थिक आधार पर जारी आरक्षण की मांग देश हित में नहीं है। लोग जातिवाद का परित्याग कर सही देशभक्ति का परिचय दें। आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, लेकिन सवर्ण गरीबों को लाभ नहीं मिलता है, इसमें छलावा ज्यादा है। राहुल गांधी थाने में धरना देते हैं पर आरक्षण विरोधी आंदोलन में वो नहीं गए। कांग्रेस का कोई नेता उन लोगों को समझाने के लिए क्यों नहीं गया, वो कांग्रेस से भी सवाल यहां पर पूछ रही हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि इससे इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। सरकारें आरक्षण विरोधियों को संरक्षण ना दें, सस्ती राजनीति ना करें। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की महासचिव है, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी देश में पहले महिला आरक्षण लागू होने दें। अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महिलाओं के समर्थन में है तो इसे 33% आरक्षण लागू कराने का समर्थन करके साबित करें। अखिलेश यादव का भी इस पर जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र यह है। ये पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है और किसी की इच्छा का विषय ये नहीं है। बीजेपी और उनके जो संगी साथी हैं आरक्षण का विरोध करते हैं, वो आरक्षण की हमारी कोशिश करने वाले मुखौटे हैं, हकमारी की कोशिश करने वाले मुखौटे हैं। और आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा, ये बात अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप देखिए। उनका यह कहना है कि अच्छा हुआ अखिलेश जी का लॉलीपॉप यहां पर पकड़ा गया। इनके पीडीए में अब पंडित गायब हो गया है, तो पीडीए को लेकर भी सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। उधर स्वामी रामदेव योग गुरु हैं, इन्होंने यहां पर कहा कि अन्याय छात्रों, जवानों या चाहे किसानों के साथ हो रहा हो, अन्याय चाहे SC ST से हो रहा हो या फिर ब्राह्मण के साथ हो रहा हो, SC ST के अपमान पर सब लोकतंत्र संविधान की दुहाई देते हैं। अगर ऐसा है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी अपनी राय इस पर रखी है। उनका यह कहना है कि मैंने 10 फरवरी 2020 को संसद में भी साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। मेरी और मेरी पार्टी LSPR की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण को खत्म करना तो दूर, समीक्षा भी कभी मंजूर उनको नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। ये बात यहां पर उनकी तरफ से कही गई। अब आप सुनिए कि आरक्षण पर नेताओं ने और क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। जनजी की एकता तोड़ने के लिए अचानक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और आरक्षण को काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया है मोदी सरकार ने। बचा खुचा है वो भी ख़त्म कर दे रहे हैं। महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अनेक तरीके से अपनी बात समाज में कई तरह से उठाई जाती है और जब कहीं बात नहीं सुनी जाती है तो धरना भी एक, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके की जगह जब लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास करते हैं। देखिए, एक तरफ आरक्षण पर ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के यूथ विंग ने भी लखनऊ में प्रदर्शन किया। ये देखिए आप तस्वीरें यहां पर। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा यहां पर उठाया गया।
कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यहां पर हिरासत में लिया और इनको बसों में भरकर यहां से ले जाया गया। ये सब लोग यहां पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। तो देखा आपने यहां पर किस तरह से प्रदर्शन किया गया। दरअसल तमाम पार्टियां अपने आप को छात्रों से, युवाओं से जोड़ने की कोशिश में इन दिनों लगी हुई हैं। अब ये राहुल गांधी का कार्यक्रम आप देखिए, पुणे में, महाराष्ट्र में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ जहां पर राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहां पर किया था। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वेलकम इन पुणे। सुनो सर, पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। पुणे म्हणजे प्रेम। थैंक यू। पुणे म्हणजे प्रेम। पुणे म्हणजे प्रेम। देखिए, राहुल गांधी छात्रों के बीच थे तो नागपुर में सीएम फडणवीस ने भी युवाओं से संवाद किया। जाहिर है सियासी दलों का फोकस अब युवाओं पर है, जो साफ नजर आ रहा है। आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, जोरदार टाळ्या। आपल्या नागपूर शहराचा एक असा चेहरा जो पॉलिटिक्सचा केंद्रबिंदू झाला, ज्यांनी महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं एकदा, दोनदा नाही तर तीनदा। ते नेहमी म्हणतात की मेरे किनारे पे घर मत बसा देना, मैं समुंदर हूँ लौट कर जरूर आऊंगा। एंड ऐसे आए हैं वो कि सबके दिलों पर छा गए। पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर ऑनरेबल श्री देवेंद्र जी फडणवीस, द रियल यूथ आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र। तो तमाम पार्टियों के लिए इन दिनों युवा ही केंद्र में है। और ये देखिए, आप जब देवेंद्र फडणवीस युवाओं के बीच थे तो यहाँ पर ये एक अलग तरह की तस्वीर नजर आई, जहाँ पर 4000 लोगों ने एक साथ ढोल बजाकर रिकॉर्ड बनाया। उधर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंच से तिरंगा भी लहराया। देखिए आप तस्वीरें, नागपुर की तस्वीरें हैं। यहां पर युवाओं को देशभक्ति का संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया। युवाओं का कार्यक्रम था, युवा तो यहां पर थे ही। इसके अलावा तिलक वर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं, वो भी यहां पर इस मंच पर मौजूद थे। वो सीएम फडणवीस के पास बैठे और अपने एक्सपीरियंस उन्होंने यहां पर शेयर किए। Everyone wants to be you. सबको आप बनना है। Everybody wants to become a youth icon like you. लेकिन तिलक वर्मा होने का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? तो एज ए सेम कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह ही मेरा धड़कन भी एकदम बहुत तेज चल रहा था। हैंडलिंग एक्सपेक्टेशंस और स्टेइंग कंसिस्टेंट। अभी का वर्ल्ड में कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो युवाओं को लेकर बीजेपी की आगे क्या रणनीति है, किस तरह से युवाओं को बीजेपी फोकस कर रही है, आपको बताते हैं। देखिए, फडणवीस का एक कार्यक्रम तो शुरुआत है। बीजेपी यहां पर इस तरह के कई कार्यक्रम के साथ युवाओं से संवाद करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कल पीएम मोदी ने बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की थी और नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी अब युवाओं के बीच जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर युवाओं पर फोकस का प्लान बीजेपी का क्या है। यहां पर मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने मिशन जेनजी तेज कर दिया है और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने युवाओं का सम्मेलन किया। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेनजी से मुलाकात की, उनसे संवाद किया और दावा यह है कि रेशिम बाग मैदान में इस कार्यक्रम में 10,000 युवा जुटे थे।
इसमें भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा भी आए, शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख भी शामिल हुई और धावक दिलीप गावित भी यहां पर मौजूद थे और इस तरह खिलाड़ियों ने भी इसमें शिरकत की। यहां पर 4000 ढोल वादकों ने एक साथ ढोल बजाकर रिकॉर्ड भी बनाया। युवाओं से फडणवीस ने जीवन के किस्से और अनुभव साझा किए। दरअसल ये मकसद है कि युवाओं को बीजेपी से जोड़ा जाए, इसलिए बीजेपी ने बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर एक नई टीम बनाई है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े के साथ हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी शामिल हैं। ये टीम युवा संवाद अभियान के जरिए युवाओं से जुड़ेगी। इसमें बातचीत और चर्चा के जरिए जेन ज़ी की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को सीधे सवाल और अपनी बात रखने का मौका यहां पर मिलेगा। नितिन नवीन की नई टीम से कल खुद पीएम मोदी भी मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी और इससे पहले मोदी ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से जुड़ने की पहल भी की है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान उनके वीडियो को करोड़ों व्यूज मिले थे। पीएम ने बीजेपी नेता, मंत्री, अफसरों को युवाओं से जुड़ने को कहा है। इतना ही नहीं, अपने मंत्रिमंडल को इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया है। दरअसल 2027 में यूपी, गुजरात, पंजाब समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन चुनावी राज्यों में करीब 22% वोटर 18 से 29 साल की उम्र के हैं, यानी 22% आबादी यहां पर युवा है, जो किसी भी पार्टी के लिए हार जीत का फैसला बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। तो देखिए आप, सीएम फडणवीस और बाकी नेताओं ने यहां पर युवाओं को लेकर क्या कहा है वो आपको दिखाता है। महाराष्ट्र की जो जेनजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पर आए। शिक्षा हो, कौशल्य हो, स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, कला हो, हर चीज में एक बड़ी सहभागिता। हमारे जेनजी की दिशा क्या है ये दिखाने वाला ये कार्यक्रम था। बातों से क्या हो रहा है, काम करके दिखाइए, काम से होगा। जो प्रशिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है? आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, रोजगार मिल नहीं पा रहा है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? भाजपा जिस तरह देश चला रहा है उसके साथ जेनजी का ये जो विजन है उसका कोई संपर्क नहीं है। जेनजी रूठे हुए हैं। इन दिनों में पार्टी का फोकस थोड़ा बड़ा है जेनजी के लेकर, और जिससे जेनजी की जो मन की बात है, जो जेनजी चाहते हैं वह पार्टी तक पहुंचे और पार्टी से सरकार तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी सब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कि वो एक यूनिवर्सिटी जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां पर जाकर संवाद करेंगे, उनका फीडबैक लेकर सरकार को देंगे। अब देखिए, युवाओं पर सियासी रेस इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि स्कूल और शिक्षा का मुद्दा तेजी से चर्चा में। ये भोपाल की तस्वीरें जरा आप देखिए, यहां पर प्रदर्शन हुआ। भोपाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया और स्कूलों को बंद करने के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। स्कूल बचाने निकले हैं, स्कूल को हम लोग बचा सकते हैं, पूरे छात्र मिलकर अगर प्रयास करेंगे। आप लोगों को कोई शौक नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें छोड़कर अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आते, तो ये अपनी तमाम मुश्किलों के बाद में रात भर जागकर अलग अलग जगह आपको इस नीति को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। मैं आगे स्कूल ठीक करो अभियान जो कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरू किया, वो अब अभिजीत दीपके के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। लातूर में स्कूल में पहुंचे थे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी टीम। अब ये इन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि दीपके पर केस दर्ज हो गया, क्योंकि वो लातूर में स्कूल में निरीक्षण करने के लिए गए थे। तुमचा चार्ज का नाही आहे, या बिल्डिंगचा चार्ज तुमचा आहे, आपण जिथं ज्या बिल्डिंग मध्ये उभा आहे तो चार्ज तुमचा आहे। एक मिनिट, मग तुम्हाला माहिती काय प्रिन्सिपल म्हणून तुम्ही करता काय? मग तुम्ही सांगा मग तुम्ही करता काय? प्रिन्सिपल म्हणून तुम्ही करता काय? इथं काय करताय तुम्ही? इथं काय करताय? मग तुमचं युनिट नाही, तुम्ही इथं काय करताय? मग मला माहिती तुम्ही काय करायचा प्रयत्न करताय।
सीजेपी का ही एक और मामला हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अभिजीत दिपके एक स्कूल में पहुंचे थे। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में ये देखिए आप रांका जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की गांव वालों के साथ झड़प भी हुई थी। आशुतोष रांका और उनके साथियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पीटा था। लेकिन अब इस मामले में एक्शन शुरू हो रहा है। जयपुर वाला विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब जोधपुर में सीजेपी के कार्यक्रम में बवाल होता हुआ दिखा है। यहां पर सीजेपी का संवाद कार्यक्रम चल रहा था जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक। अपराधी किसको बोल रहे हो? अपराधी किसको बोल रहे हो? खूब हंगामा यहां पर हुआ। कॉकरोच मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक के नारे लगे और इसी दौरान यहां पर देखिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी है। यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। इसके बाद दीवार को क्या आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल इस मामले को लेकर खड़ी हो गई है। सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम में पहले मारपीट फिर एफआईआर हुई है। एफआईआर का मामला महाराष्ट्र के लातूर के एक स्कूल से जुड़ा है जहां पर 20 अगस्त को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके गए थे। उन्होंने औसा शहर के एक जिला परिषद स्कूल का निरीक्षण यहां पर किया था। खूब तस्वीरें इसके सामने आई थी। सफाई, शौचालय, पानी और बदहाल व्यवस्था का सवाल उन्होंने यहां पर उठाया। स्कूल की कमियों पर दिपके ने प्रधानाध्यापक से जवाब यहां पर मांगा था। उसके बाद संबंधित अधिकारियों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप लगाया कि बिना अनुमति के दिपके स्कूल में घुस गए थे। उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और कामकाज ठप किया। उधर राजस्थान के जयपुर में भी सीजेपी नेता पर एफआईआर हुई है। यहां पर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की नामजद शिकायत की गई है क्योंकि आशुतोष अपनी टीम के साथ रामपुरा के स्कूल में गए थे। वहां तबेले में चलने वाले स्कूल को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ था। सीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने यहां पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। वहीं ग्रामीणों ने गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने स्कूल भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आदेश की कॉपी पोस्ट करके दावा किया जिसके मुताबिक 1 सितंबर से 18 लाख की लागत से भवन निर्माण होगा। इसके लिए आशुतोष रांका ने सीएम भजन लाल को धन्यवाद दिया है। आपको सुनाते हैं कि जयपुर में सीजेपी टीम से मारपीट और एफआईआर के मामले में पुलिस अफसर और आशुतोष रांका क्या कह रहे हैं। पक्षों के द्वारा जो है एफआईआर दिया गया है, सीजेपी के द्वारा भी दिया गया है, ग्रामीणों के द्वारा भी दिया गया है। दोनों ने जो सूचना दी है उसके आधार पर 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, नक्शा मौका बनाया जा रहा है। आगे जो साक्ष्य आएंगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, यही तो हमारी मांग थी। हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे। हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूंगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको हम दिल्ली से दिखाते हैं जहां पर दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर जरा देखिए, लखनऊ की तस्वीर, जहां पर इससे पहले यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और उस पर हमला कर दिया गया था और कुछ इस तरह से पुलिस पर हमला वहां पर लोगों ने किया था। देखा आपने, अब ऐसा ही बवाल दिल्ली में भी देखने को मिला जहां पर कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मी वहां से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए।
ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम बताते हैं कि ये पूरा विवाद दरअसल क्या है, जिसे लेकर पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस पर हमले का हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया। ये दरअसल मामला भलसवा डेयरी का है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 सिपाहियों ने एक संदिग्ध बाइक को पकड़ा था। बाइक के कागज नहीं थे और अपराध में शामिल होने का शक यहाँ पर पुलिस को था और इसी वजह से इन सिपाहियों ने बाइक को थाने में जमा करा दिया। लेकिन वो कार्रवाई के बाद करीब 3 बजे पुलिस थाने से निकले तो बाइक के मालिक ने परिवार के लोगों के साथ उन पर हमला कर दिया। आंखों में मिर्च झोंककर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया गया। पुलिस वालों पर इस हमले में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी शामिल थीं और काफी देर तक सड़क पर लाठी डंडों से लगातार यहां पर मारपीट की जाती रही। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल इस मामले को लेकर एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी की तलाश अभी पुलिस कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और तेजी से पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। जब वो सस्पेक्ट वो ट्रेस करने के लिए गए, क्योंकि एक पीछे ऐसा देखा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बाइक जो है वो इन्वॉल्व है स्नैचिंग में, तो वो बाइक ऑन इन्फॉर्मेशन जो है उस घर में, मतलब उस लड़के के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पास है। तो उस लड़के को जब ट्रेस करने के लिए गए तो उसी दौरान जो है जो पुलिस हमारा जो स्टाफ है उन पे अनफॉर्चुनेटली उन पे अटैक किया। कोऑपरेट करने के बजाय उस पे अटैक किया और ये इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने एक जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें मामला दर्ज किया है। अब आपको मुंबई में हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में हम बताते हैं। बहुत दुखद हादसा मुंबई में यहां पर हो गया है। ये देखिए आप, एक प्रतिमा यहां पर गिर गई जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। 2 लोगों की यहां पर इस हादसे में मौत हो गई है और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ तब मौके पर अफरा तफरी मच गई। जाहिर तौर पर लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे और इस हादसे के वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हैरानी थी लोगों के बीच। ये हादसा आखिर हुआ कैसे? कई लोग दबे हैं इसके नीचे। तो ये हादसा कैसे हुआ, ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। गणेश आगमन के दौरान 22 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। मुंबई में गणेश प्रतिमा की स्थापना से पहले आगमन समारोह होता है और इसी कार्यक्रम में ये प्रतिमा लालबाग से भुलेश्वर लाई जा रही थी। पंडाल से 50 मीटर पहले अचानक से मूर्ति का वेल्डिंग सपोर्ट टूट गया और इससे मूर्ति का जो संतुलन था वो यहाँ पर बिगड़ गया और वो लोगों की तरफ झुक गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई लोग इसमें दब गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी की टीम ने तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की यहाँ पर दुखद मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र में इस साल गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसके लिए मुंबई में 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक पंडाल बन रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है। इस हादसे पर स्थानीय लोगों का क्या कहना था वो भी जरा आप देखिए। लालबाग से लेके आ रहे थे, यहाँ से आ गए सब, आप लेके भी आ गए। फिर यहाँ ही हादसा हुआ, मोतीलाल मसाले वाले के उधर ही हादसा हो गया। सब मूर्ति बड़ा था ना, 22-23 फुट था गणपति विसर्जन। फिर लाते लाते फिर थोड़ा हिलने लगा, उसका हैबिट नहीं रुकने से तो डायरेक्ट आगे ही आया। चेंज कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। जो हर टाइम जो करता था उसको छोड़ के तुम दूसरे को दिया। हम लोग गणपति हम लोग सब इधर ही थे और हम बहुत जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे, मजाक कर रहे थे। मगर एक्सीडेंट 100 हो गया, समझ भी नहीं, कोई मौका भी नहीं मिला किसी को भी। मूर्ति अचानक गिर गई। वो बिल्डिंग के जो सातवें माले पे जो रहता है
जोशी, उनका बेचारे का देहांत पूरे अंदर दब गया था। बड़ी मुश्किल से 3000 किलो की वो मूर्ति थी वजन में। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी, मैं हूं ताबिश हुसैन। अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।